दोस्तों, एक बाप और बेटे के बीच में रिश्ता कैसा होना चाहिए, चलिए जानते हैं आज के इस मूवी में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ द ईयर जवान को। मैं हूं उमा और डिकोडिंग न्यूज में आपका स्वागत है। तो कहानी शुरू होती है इंडिया के बॉर्डर के बाहर एक छोटे से गांव में, जहां पर आसमान से एक बॉडी आकर पानी में गिरती है। एक छोटे से बच्चे का ध्यान उस पर जाता है और तभी उस बॉडी को गांव में ले आया जाता है। उस पर बहुत सारी चोटें के निशान थे, इसलिए उसकी पूरी बॉडी पर पट्टियां लगा दी जाती हैं और उसका इलाज चलता है। कुछ महीनों बाद उस गांव में कुछ पुलिस वाले वहां पर कब्जा करने के लिए पहुंच चुके थे और पूरे गांव के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और वो सभी बेरहमी से उन गांव वालों को जान से मार रहे थे। वो गांव वाले एक देवता को पूजा करते थे और तभी वो उनसे मदद मांगते हैं। तभी हम देखते हैं कि पट्टियों में बंधा एक शख्स आकर एक एक की धुलाई पिटाई कर डालते हैं और फाइनली वो उस गांव के लिए भगवान का स्वरूप बनकर हर किसी की जान बचा लेते हैं। सबको मार तो दिया, मगर वो शख्स को ये नहीं पता कि आखिर वो है कौन। तभी उसी गांव में एक छोटा सा लड़का आकर कहता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो जरूर पता लगा लूंगा कि आखिर आप हो कौन। यहाँ से कहानी 30 साल आगे जाती है। एक मेट्रो ट्रेन में एक फैमिली बैठी थी और तभी आपस में कुछ लड़कियां एक दूसरे से बातचीत करती हैं और कहती हैं कि अब वक्त आ चुका है। और तभी हम देखते हैं कि टर्मिनल में जाने के बाद ट्रेन वहीं रुक जाती है और यहाँ जो लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थी, उन्होंने ही ये ट्रेन हाईजैक करी थी। फिर ग्रैंड एंट्री होती है शाहरुख खान की, जो कि कंट्रोल रूम में फोन लगवाकर ये कहता है कि पूरी ट्रेन मैंने हाईजैक करवा ली है। अगर इस ट्रेन में मौजूद 600 लोगों की जान बचानी है तो मेरी बातें माननी होगी। अब एक नेगोशिएटर बुलाया जाता है और जिसका नाम है नर्मदा। हालांकि ट्रेन में एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद होता है जो कि इन सभी की जान बचाने की कोशिश करता है, मगर हीरो के आगे टिक नहीं पाता। नर्मदा के फोन उठाने पर शाहरुख खान का कहना था कि मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है। अगर मेरी बात नहीं हुई तो 5 मिनट के गाने खत्म हो जाने के बाद हर एक मिनट में एक एक शख्स की जान जाएगी। और अब नहीं चाहते हुए भी पुलिस हेडक्वार्टर में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को आना पड़ा, जहाँ पर शाहरुख खान का कहना था कि पूरे 5 साल में अभी तक 10,281 किसानों ने अपनी जानें ली है। आखिर ऐसा क्यों? मर्सिडीज कार लेने पर सिर्फ 8% का लोन है, जबकि एक किसान अगर ट्रैक्टर लेने जाए तो उस पर 13% का लोन क्यों? अगर इन सभी लोगों की जान बचाना चाहते हो तो मैं एक अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उस पर 40,000 करोड़ ट्रांसफर कर दो। जिस पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर का कहना था कि इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है। यहाँ जितनी भी ट्रेन की हाईजैकर्स थी वो शाहरुख खान को चीफ कहकर बुला रही थी। तो चीफ का एग्रीकल्चर मिनिस्टर से ये कहना था कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त से ले लो। आखिर तुमने इतने बार उस दोस्त की मदद भी तो करी होगी, तो आज उसकी बारी है तुम्हारी मदद करने की। और तभी हम काली गायकवाड़ को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त एक फ्यूनरल अटेंड करने के लिए आया था। उसके पास में 2 गोलियां रहती थी, एक ब्लू और एक रेड। ब्लू वाली तब लेता था जब उसे ज्यादा गुस्सा आता था और रेड वाली उसको देता था जिस पर गुस्सा आता था। अब सीन ये था कि ट्रेन के अंदर जितनी भी हाईजैकर्स मौजूद थी, उसी में से एक औरत लक्ष्मी, जिसने की आलिया नाम की एक लड़की को ऑलरेडी ट्रेन के अंदर बिठा लिया था। ये आलिया काली की बेटी होती है। अब उसे फोन भी लगवाया जाता है तो काली को 40,000 करोड़ इनके बताए गए अकाउंट पर ट्रांसफर करने पड़ते हैं, जिस पर आलिया चीफ को कहती है कि तुम एक चोर हो। जिस पर चीफ का कहना था कि तुम्हारे बाप से बड़ा चोर नहीं, और हाँ, घर जाने के बाद तुम अपने बाप को एक मैसेज देना और एक नाम बताना, जो कि था विक्रम राठौर। जिस पर आलिया का कहना था कि चोर वो नहीं, चोर तुम हो। और यहाँ पर हमें उन हाईजैकर्स में से एक लड़की का नाम होता है कल्कि। उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। उसके फादर एक किसान थे और आज वो एग्जाम देने के लिए निकल रही थी। तभी बैंक के रिकवरी एजेंट उसके घर पहुंच जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं और उससे 40,000 मांगते हैं। जिस पर उस किसान का कहना था कि बारिश आई नहीं और जब आई तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। मुझे 10 दिनों का वक्त चाहिए ताकि मैं आपके पैसे चुका सकूं। मगर वो रिकवरी एजेंट उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, इनफैक्ट उसके लुंगी तक उतार देता है और वो किसान अपनी फैमिली के सामने ही नंगा हो जाता है। अपनी बेटी का कहीं एग्जाम न बिगड़ जाए, इसलिए सबसे पहले वो किसान अपनी बेटी को स्कूल में परीक्षा देने के लिए भिजवा देता है और अखबार में एक न्यूज रीड करता है कि अगर किसान की मौत होती है तो उसके परिवार को 2 लाख मिलते हैं। और इसी चक्कर में वो अपने आप को फांसी लगाकर जान से मार डालता है।
डालता है। अगले दिन फिर से रिकवरी एजेंट उसके घर आ जाते हैं। तो यहाँ कल्कि की माँ कहती है कि आखिर तुम हमारा ट्रैक्टर तो ले जा चुके हो, फिर अब और क्या चाहिए, किस चीज के पैसे मांगने के लिए आए हो। जिस पर एजेंट का कहना था कि मूलधन की रिकवरी हो गई मगर ब्याज अभी भी बाकी है। वो एजेंट कल्कि की माँ का मंगलसूत्र तक उसके गले से तोड़ देता है। इस पर कल्कि को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक फावड़ा लेकर उस एजेंट की जान ले लेती है। और यही रीजन था कि अब उसने चीफ की कमांड को ज्वाइन कर लिया था। नर्मदा जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी, वो नहीं चाहती थी कि इस ट्रेन में सिविलियंस के अलावा वो हाईजैकर्स भी बाहर निकले, इसलिए वो अपनी पूरी टीम को तैनात कर देती है वहाँ पर और उनके निकलने का इंतजार करती है। मगर यहाँ पर चीफ ने ऑलरेडी सभी को खुद की तरह मम्मी वाला मास्क लगाकर ट्रेन से बाहर निकाला और खुद भी ट्रेन से बाहर निकल गया। और जो 40 करोड़ काली के अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे उसे 7 लाख इंडिया के किसानों में बांट दिया जाता है जिनके ऊपर कर्जा चल रहा था। इस बात की सारी इंफॉर्मेशन नर्मदा आकर काली को बताती है। फिर हम चीफ को देखते हैं जो कि अपने फेस से अपना मास्क उतारता है और हमें पता चलता है कि वो बहुत ही ज्यादा जवान है। जब आलिया अपने पिता के पास वापस आती है तो कहती है कि मेरी जान तो बच गई मगर जिसने मुझे किडनैप किया था उसने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा था, वो है विक्रम राठौर। ये नाम सुनकर एकदम से काली अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम चीफ को देख पाते हैं जो कि इस वक्त बेलमवाड़ा महिला पुलिस थाने का इंस्पेक्टर होता है। चीफ की एक मुंह बोली माँ भी होती है जिनका नाम होता है कावेरी अम्मा और वो उसे आजाद कहकर बुलाती है और कहती है कि अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और इस बार तुम इस लड़की को रिजेक्ट नहीं करोगे। और जब वो लड़की दिखाई जाती है तो वो होती है महज 6 या 7 साल की और वो कहती है कि मैं अपना पापा ढूंढ रही हूँ। लड़के से मुलाकात तुम्हारी तब होगी जब मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाऊंगी। सूजी की मॉम जो निकलती है वो होती है नर्मदा, जिसे देखकर एक बार तो खुद आजाद चौंक जाता है और फाइनली इन दोनों के बीच में हाँ हो जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट शादी के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। नर्मदा की बैक स्टोरी ये होती है, इसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, रिलेशनशिप के अंदर वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है मगर जब बात शादी की होती है तो वो बंदा कहता है कि जब तक अबॉर्शन नहीं करवा लोगे मैं शादी नहीं करूँगा। तो यहाँ पर नर्मदा ने उस छोड़कर अपनी बेटी यानी होने वाली बच्चे को चुना। अब हमारे चीफ का अगला टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर जो कि बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। ये कह रहा था कि आजकल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नई टेक्नोलॉजी वाली मशीन, बढ़िया एजुकेटेड डॉक्टर, ढेर सारा स्टाफ और बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आज की तारीख में मुझे गोली भी लग जाए तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में मत ले जाना, आसपास से किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना, मेरे लोग मेरी जान बचा ही लेंगे। और तभी दूर से एक स्नाइपर आकर उसके कंधे पर शूट कर देती है। तभी ढेर सारी गाड़ियां उस मंत्री जी को बचाने के लिए आती हैं और एक ही जगह 2 एम्बुलेंस आती है और उन्हें फटाफट से प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मगर पता चलता है कि जो दूसरी वाली एम्बुलेंस थी उसके अंदर मंत्री जी को किडनैप करके कहीं और ही ले जाया जा चुका था और वो जगह होती है पास ही के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पर कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो डॉक्टर कहते हैं कि भैया मैं तो उनकी जान नहीं बचा पाऊंगा, कम से कम मुझे 4 तो डॉक्टर लगेंगे, उसके ऊपर से बहुत सारी मेडिकल किट और 3-4 बड़ी बड़ी मशीनें लगेंगी और ये सारी चीजें रिकॉर्ड करवा के मतलब अपनी डिमांड की तरह फिर से नेगोशिएटर से बातचीत करता है, जिस पर नेगोशिएटर का कहना था कि आखिर मंत्री जी की जान बचानी है तो ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि शाहरुख खान को सिर्फ इसी वाले हॉस्पिटल में नहीं बल्कि इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें ये सारी की सारी फैसिलिटी चाहिए थी। यह सुनकर नर्मदा मना कर देती है, जिस पर चीफ का कहना था कि मुझे के जॉर्ज से बात करवाओ, वही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर देगा। अब जबकि जॉर्ज से बात करवाई जाती है मिनिस्टर साहब की तो जॉर्ज प्रॉब्लम में आ जाता है क्योंकि आज से कुछ साल पहले 50 बच्चे एकदम से जान से मारे गए थे और जब ये सारी सच्चाई जॉर्ज टीवी पर बताता है तो अनफॉर्चुनेटली उसे सारे ऑर्डर्स पास करने पड़ते हैं, यानी कि जो काम पिछले 10 सालों में हेल्थ मिनिस्टर ने नहीं किया वो सिर्फ 5 घंटों में हो गया। अब लास्ट टाइम की तरह इस बार भी नर्मदा चाहती थी कि भाई ये ट्रेन
वाले हादसे के टाइम पे तो हाथ से निकल गए थे, मगर इस बार मैं इनको हॉस्पिटल से निकलने नहीं दूंगी। यहाँ पर बहुत कड़क फाइट होती है। आजाद के फेस पर जो मास्क लगा हुआ था, नर्मदा ने उस मास्क को खींच लिया था। DNA टेस्ट पर पता चलता है कि ये तो विग लगा रखी थी, और अब क्योंकि बाल मिक्स हो चुके हैं तो एज का पता नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है कि वो 25 का हो, 35 का हो या फिर 45 का। तो इसे चेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, जिस पर वो स्केचर्स को बुलाते हैं और तीनों ही पेंटिंग बनवाते हैं। और वहीं अगले दिन होती है आजाद और नर्मदा की शादी, जहां पर वो ईरानी यानी कि सुनील ग्रोवर को कहकर जाती है कि अगर स्केच बन जाए तो मुझे फोन कर देना। अब एक तरफ जहां पर आजाद ये सोच रहा था कि आज शादी की रात सारी सच्चाई बता दूंगा कि वो चोरियां करने के पीछे का रीजन क्या था, पूरा मास्टर प्लान किसका था, और आखिर इन सब के पीछे मैं शामिल क्यों हूँ। लेकिन उसी टाइम नर्मदा के पास ईरानी की तरफ से भेजे गए स्केचेस मिल जाते हैं, जिसके अंदर हूबहू वही शक्ल थी जो कि आजाद की थी। तो ये नर्मदा सीधा आजाद को गोली मार देती है। अब यहाँ पर इतनी बातचीत, इतनी फाइट खत्म होती है, मगर उससे पहले वहाँ पर दूसरे गुंडे भिजवा दिए जाते हैं काली के थ्रू, और ये इनको पकड़कर ले जाते हैं। दोनों की खूब धुलाई पिटाई होती है, मतलब कि शाहरुख खान की भी और नयनतारा की भी। और जो आजाद की टीम थी वो बेसिकली सारी की सारी बंदित है। तो अब उन्हें बचाएगा कौन? फिर होती है ग्रैंड एंट्री ऑफ शाहरुख खान इन द ओल्ड वर्जन, जो कि होते हैं विक्रम राठौर। वही सीन शिफ्ट होता है विजय सेतुपति यानी काली गायकवाड़। इस वक्त वो एक आम डीलर है और एक बड़ी डील के चलते एक दूसरे आम डीलर के साथ में डील कर लेते हैं। और ये डील कोई छोटी मोटी नहीं, आराम से लाखों करोड़ों की डील होती है। खैर, अब जहाँ एक तरफ विक्रम राठौर अपने बेटे यानी कि आजाद राठौर को बचाकर ले जाता है, वहीं दूसरी तरफ नर्मदा अपनी पुलिस टीम में वापस आ जाती है और इसे भी कोई बताती है कि चोरियों के पीछे विक्रम राठौर और आजाद राठौर दोनों का हाथ है। और इनकी जो 6 लड़कियों की टीम है वो जेल के अंदर ही है। मैंने उनके फेस भी देख लिए हैं और मैं जान भी गई हूँ कि वो कौन कौन लड़की है, मगर विक्रम की लोकेशन निकलवाने के लिए मुझे उन लड़कियों से बात करनी पड़ेगी। सुनील ग्रोवर उसकी कॉलर पर एक माइक लगाकर उन लड़कियों के पास भेजवा देता है। अब नर्मदा उन सभी 6 लड़कियों के बीच आकर सभी से झूठ कहती है कि आजाद एक अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि एक चोर है, और वो तुम्हारा भी यूं ही इस्तेमाल कर रहा है और तुम्हें भी एक दिन यूं ही खत्म कर दिया जाएगा। जहाँ पर लक्ष्मी बताती है कि ऐसा नहीं है, और यहाँ से कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है। अब हम विक्रम राठौर की पास्ट स्टोरी देख पाते हैं। सारे के सारे ऑफिसर्स अपनी गन की वजह से परेशान होते हैं, लड़ नहीं पाते और खुद ब खुद घायल होते रहते हैं, मगर एट द एंड उनकी फाइटिंग बहुत अच्छी थी और इसी के चलते यहाँ पर धमाके करवा कर टेररिस्ट को खत्म कर देते हैं और अपने बाकी सभी सोल्जर्स वगैरह की जान बचाकर ले आते हैं। तो कमांडर जो पूछताछ करवाते हैं ये वाली सप्लाई किससे आई, तो मालूम चलता है कि काली गायकवाड़ में इन्हें ये लॉट सप्लाई किया था। अब तो एक मुकदमा चलता है जहाँ पर ये दोनों ही ग्रुप, मतलब कि आर्म्स डीलर काली गायकवाड़ और वहीं पर स्पेशल ऑफिसर विक्रम राठौर आमने सामने बैठे होते हैं। विक्रम का कहना था तो हमारी गन चलती नहीं है, जबकि काली का कहना था कि तुम लोगों को चलानी नहीं आती है, मैं बढ़िया वाले मेरे ऑफिसर भेजूंगा, वो तुमको चलाना सिखाएंगे। बाकी जिन लोगों की मौत हो गई है उनका पैसा मैं दूंगा, डील करते हो? तो आता है विक्रम को गुस्सा, चलो मुझे बताओ इसका प्रोसीजर क्या होता है। मैगजीन डालते हैं, फिर सेफ्टी लॉक ओपन करते हैं और उसके बाद एम करते हैं और फिर शूट कर देते हैं। राइट? बोले हाँ, एकदम सही किया हो। वो जैसे शूट करता है तो निशाना बदलकर काली पर कर देता है। वो बेचारा डर जाता है, मगर खराब बंदूक जो होती है वो यहाँ पर भी नहीं चलती है, जिस पर जज को ये अपना ऑर्डर देना पड़ता है कि काली गायकवाड़ के जो लेटेस्ट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हमने लिए हुए थे वो होल्ड पर डाल दिए जाए, उनको टेस्टिंग किया जाएगा और अगर खराब निकलती है तो पहले तो बैन करेंगे और फिर उसको जेल में डालेंगे। रात को जब विक्रम राठौर घर पहुँचता है तो दीपिका के साथ कुछ स्पेशल मोमेंट स्पेंड करने ही वाला होता है, तभी कुछ गुंडे आकर पहले तो उनके कुत्ते को जान से मार देते हैं और फिर उन दोनों पर ही हमला बोल देते हैं। एज यूजुअल वो होता है काली गायकवाड़। उसका कहना था कि तू मुझ पर केस करेगा, अब मैं तेरे को ऊपर का रास्ता दिखाता हूँ। अब होता है ये कि विक्रम राठौर तो ये लोग अपने साथ ले जाते हैं और पीछे बचती है ऐश्वर्या। उसके घर पर 3 पुलिस वाले भेज दिए जाते हैं और ये बताया जाता है कि तुम्हारा पति देशद्रोही है,
उसे तो सजा मिलेगी, लेकिन अगर तुम सजा से बचना चाहती हो तो इस डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो। मगर ऐश्वर्या इस बात को जानती थी कि विक्रम ने कोई गलती नहीं की और वो उन्हीं तीनों को जान से मार देती है। इसके चक्कर में उसे जेल हो जाती है। जेल में ले जाने के बाद उसे फांसी की सजा दी जाने वाली होती है, मगर तभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। और इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई लेडी फांसी से पहले प्रेग्नेंट हो तो उसे रियायत मिलती है तो उसका बच्चा जब तक पैदा हो करके 5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे फांसी नहीं दी जाएगी। यहाँ पर जेल में उससे मुलाकात करने के लिए काली भी आता है और यहाँ पर एक बहुत ही फनी कन्वर्सेशन होता है। काली बताता है कि जब फांसी होती है तो ऐसे आंखें बाहर आ जाती हैं, जीभ लटक जाती है और फटाक से मौत हो जाती है। जिस पर ऐश्वर्या का पूछना था कि आखिर विक्रम कहाँ पर है। अब यहाँ विक्रम को भी देख पाते हैं, जहाँ पर काली ने ऑलरेडी विक्रम को मार पीट करके ऑलमोस्ट खत्म करने लायक छोड़ दिया है और आखिर में सीने में 5 गोली दाग कर वो उसे प्लेन से फेंक देते हैं। यानी कि ये वही स्टार्टिंग वाला सीन होता है जब एक लाश गांव के किनारे उनको मिलती है। अभी यहाँ वो आजादपुरी जेल के अंदर घूमता फिरता रहता है। जेल के लोग ही उसका परिवार बन जाते हैं और जैसे ही 5 साल का वो लड़का होता है, मतलब आजाद, उसकी माँ उसे कहकर जाती है कि तुम्हें अपने पिता का नाम रोशन करना है। विक्रम राठौर तुम्हारे पिता का नाम है, उन्हें देशद्रोही करार दिया गया था और तुम्हें उनके सर पर लगा ये दाग हटाना है। मेरा तुमसे आखिरी अलविदा है और अब से मेरे बाद तुम्हारा ध्यान कावेरी अम्मा रखेंगी। और ये कहकर वो चली जाती है, जिसके बाद ऐश्वर्या को फांसी दे दी जाती है, वो भी आजाद के सामने। ये देखकर वो बेचारा वहीं बेहोश हो जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर अभी ये सारी सच्चाई नर्मदा को पता चल चुकी होती है और अब वो ही डिसाइड करती है कि वो आजाद का साथ देगी। मगर ईरानी, जो कि पुलिस टीम के साथ में डबल क्रॉस कर जाती है और बताता है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता, मैं तो काली गायकवाड़ के लिए काम करता हूँ और अब तुम सब मरोगे। अभी यहाँ पर अगेन इन सब के बीच में बहुत ज्यादा फाइट वगैरह स्टार्ट होगी, मगर लास्ट मोमेंट पर यहाँ पर आजाद पहुँच जाता है। हालांकि वो नर्मदा को बचाने में कामयाब तो हो गया था, मगर लक्ष्मी जान से मारी जाती है। अब ये 6 लड़कियों की टीम सिर्फ 5 में बदल चुकी थी, जहाँ पर नर्मदा कहती है कि तुम्हारी 6 की टीम 6 ही रहेगी, क्योंकि अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और अब इन सभी का अगला मिशन था आर्म डीलर्स। आर्म डीलिंग के बाद जो बहुत सारा पैसा काली गायकवाड़ के पास आने वाला है, उसे कैसे भी करके रोको, क्योंकि अगर वो पैसा इसके पास आ गया तो इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा और जिसके पास इलेक्शन की पावर है, यानी कि नेता बनने की पावर, वो इस देश को चलाने लगेगा। तो अगले दिन यहाँ पर काफी प्लानिंग के साथ जो पैसा काली गायकवाड़ का बड़े बड़े कंटेनर्स में जा रहा था, ये सभी उन कंटेनर्स को रोकने की कोशिश करते हैं। पैसों को चुरा कर ले जाने में आजाद तो कामयाब हो जाता है, मगर गलती से विक्रम राठौर लग जाता है काली के हत्थे। अब यहाँ पर उसकी खूब धुलाई पिटाई होती है। वही हम देखते हैं आजाद ने अपना एक नया वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें वो बताता है कि बेलमवाड़ा महिला थाना हमारे कैद में है। हमने यहाँ के 6000 कैदियों को बंदूक की नोक पर रखा हुआ है और हमारी मांगों को पूरा करवाने के लिए कोई नेगोशिएटर बुलवाओ। अब इस बार जो नेगोशिएटर था वो बुलाया जाता है संजय दत्त, जो कि बहुत ज्यादा कड़क होता है। मैं इनकी बातें नहीं मानूंगा, मैं तो सीधा हमला करवाऊंगा। अब एक पुलिस फोर्स को जिसमें करीब 100 सोल्जर्स होते हैं, उन्हें अंदर भेज दिया जाता है। मगर यहाँ पता पड़ता है कि उन 100 सोल्जर्स के सामने 6000 गर्ल्स, मतलब औरतें वगैरह खड़ी थी, जिनके हाथ में ऑलरेडी बंदूक थी और अब नहीं चाहते भी उस नेगोशिएटर को, यानी कि संजय दत्त को आजाद की बात माननी पड़ती, जिसमें आजाद का कहना था कि एक तरफ जहाँ काली गायकवाड़ का पैसा जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन के लिए वोटिंग मशीन भी जा रही थी, तो मेरे पास पैसा भी पड़ा है और वोटिंग मशीन भी, लेकिन इनको रिलीज करने से पहले मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इंडिया के अंदर 253 ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिनसे निकली हुई हवा वायु को प्रदूषित करती है और निकला हुआ पानी वाटर को पोल्यूट कर देता है और उसकी पूरी गैस पूरे शहर की ऐसी की तैसी कर देती है। तो सबसे पहले उन पर बैन लगाया जाओ। अब यहाँ पर जो कमिश्नर होते हैं वो बहुत बड़ी मीटिंग बिठाते हैं और उनका मानना होता है कि क्या करें, लेकिन ये हर बार जो नेगोशिएटर अपनी मांगे रखते हैं वो खुद के फायदे के लिए रखते हैं। इस बार ये देश के फायदे की बात कर रहा
रहा है, तो चलो उन सारे की सारी कंपनीज पर बैन लगा दिया जाए। और ऐसा करके उन 253 फैक्ट्रीज पर बैन लगा दिया जाता है। मगर जाते जाते आजाद अपनी असली चेहरा सभी लोगों के सामने रिवील करता है और बताता है कि मैं विक्रम राठौर नहीं हूँ, मैं आजाद राठौर हूँ। खैर, एक तरफ जहाँ सारी की सारी बातें कंप्लीट हो जाती है, वहीं पर अग्निग्रुप का एक मेंबर काली को सारी सच्चाई बता देता है कि इस वक्त आजाद कहाँ पर होगा और ये सब पहुँच जाते हैं उसी महिला थाने में। अब यहाँ पर सभी के बीच में बहुत ज्यादा मार कुटाई होती है। काली के पास में उसका एक बॉडीगार्ड होता है जिसकी हाइट खली जैसी होती है। वो उन सभी को उठा उठा कर फेंकता है। विक्रम राठौर और आजाद राठौर ये उन सभी को बहुत मारते हैं और काली को उसी तरीके से फांसी दी जाती है, यानी कि आंखें बाहर आ जाना, जीभ बाहर आ जाना, यानी कि और झटक से मौत हो जाना। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहीं पर खत्म होती है। सो स्टे जवान एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।